नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम वाक्य स्तर का अर्थ विवेचन पढ़ेंगे। इसमें वाक्यार्थ बोध की प्रक्रिया को जानेंगे। देखिए, वाक्यार्थ जो है हम यदि छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं या किसी वाक्य का छोटा सा पीस बोलते हैं तो उस बात को पूरा जानने वाला व्यक्ति कौन होता है? जो हमारे सबसे निकट है, जो हमारी पूरी बातों को, पूरे सारे शब्दों को समझ सकता है। वो यदि हम छोटी भी बात कहें तो वो समझ लेगा। जैसे मान लीजिए मुझे पानी लेना है, मैं यदि किसी और से कहूँगी तो पानी लेकर के आओ, लेकिन अब यदि मुझे डॉक्टर से कहना है तो मैं सिर्फ कहूँगी पानी, और वो पानी ला करके दे देगी। लेकिन जहाँ पर हमें ज़्यादा जो हमसे अनजान है उस व्यक्ति को पूरे वाक्य ही बोल करके बात समझानी पड़ती है, तब बात पूरी समझ में आती है। तो वाक्य का बोध कराने के लिए, वाक्य अर्थ का बोध कराने के लिए एक सही वाक्य का होना भी जरूरी है। इस सही वाक्य को बनाने के लिए हमने कुछ चरण की प्रक्रिया अपनाई है। यानी देखिए, पहला चरण उन्होंने उठाया है। पहला चरण क्या है? श्रोता प्रत्येक शब्द का पद ज्ञान करता है, शक्तिमान करता है और पदार्थ ज्ञान करता है। यानी उस शक्तिमान करता है, यानी उस पद में जो वाक्य कहा जा रहा है उसमें कितना जो है उसमें शक्ति है, कितना वो वाक्य कितना स्थिर है, कितना उस वाक्य में वजन है, उसको तोलता है। ये हर वाक्य की अपनी एक जर्नी होती है। एक वाक्य कहते ही ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हिल जाएगी, और एक वाक्य कहते ही ऐसा लगता है जैसे जैसे कहाँ की आफत आ पड़ी। ये वाक्य की महिमा है कि आप एक वाक्य तो छोड़िए, एक शब्द की भी महिमा ऐसी होती है। एक शब्द को हमने कहा, उस शब्द से जो है सारी पूरी बैठी हुई जो जनता है वो एक साथ रोना शुरू कर दे। एक शब्द बोला और पूरी सारी जनता हंसने लगी। हास्य कभी सम्मेलन में देखा है? कभी एक छोटा सा शब्द बोलते हैं और उस पर पूरी जनता हंसने लगती है, तो वो शब्द की महिमा है। इसी तरीके से बाकी के गुण हैं कि बाकी का जो क्या उसका वज़न है, ये उसमें रहता है। उसका में क्या पदार्थ है, क्या क्या उसमें बात कही गई है, और उसका पद ज्ञान कैसा है। यानी जो एक वाक्य बनाया जाता है तो वाक्य का सिस्टमेटिक तरीका सही ढंग से यूज़ हुआ है या नहीं यूज़ हुआ है, तो ये बात हुई। इसका प्रकार शाब्दिक अर्थ, तत्संबंधी व्याकरणिक अर्थ की जानकारी उसे होती है। ऐसा क्रम से प्रत्येक शब्द के साथ होता है जब तक वाक्यांत नहीं होता। यानी इस प्रकार का जो संबंध है वो शाब्दिक अर्थ और तत्संबंधी व्याकरणिक अर्थ से जुड़ा हुआ होता है, और ये क्रम तब तक चलता है जब तक कि उस वाक्य की पूरी जानकारी ना मिल जाए। यानी वो वाक्य पूरी तरह से सही ना बन जाए, तब तक ये क्रम चलता रहता है। ये सब उसकी चालू स्मृति में जमा रहता है। यानी ये सब बात क्या होती है? ये जब वाक्य, इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? व्यक्ति की स्मृति पर, याद पर। अब हम इसमें दूसरे चरण की बात करते हैं। तो वाक्यांत के बाद श्रोता इन चालू स्मृति स्थित पदों को पदबंधों में और पदबंधों को कारकीय संरचना में बांधता है। क्या? वाक्यांत के बाद श्रोता इन चालू स्मृति स्थित पदों को पदबंधों में और पदबंधों को कारकीय संरचना में बांधता है। यानी अब वो ये सोचता है कि इसमें कौन सी क्या बात कही गई है, इस बात को वो सोचने की कोशिश करता है। अब वो अब पहले वाक्य बना, वाक्य उसकी स्मृति में चला गया, यानी वाक्य उसके माइंड में चला गया। अब माइंड में जाने के बाद तब वो सोचता है इस वाक्य को क्यों कहा गया है, या इसका क्या अर्थ निकल रहा है, इसके क्या भावना हो सकती है। अब उस पर वो माइंड पर अपने जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़, क्रिया धातु पर विशेष ध्यान देकर क्रिया से संबद्ध अपेक्षित पदबंधों के खांचे स्लॉट बना लेता है, और फिर वो उस पर ध्यान देकर उससे संबंधित जो वाक्य है, वाक्य के अलग अलग खांचे बना लेता है। यानी उसमें टुकड़े कर देता है कि कौन सा इस वाक्य में एक बात कही गई तो वो कौन सी वजनदार है। जैसे वह गेंद खेलने में बहुत होशियार है, तो मुख्य बात कौन सी है? गेंद खेलना या होशियारी, या वह, या फिर है क्रिया?
ये चार उन्होंने अलग कर दिया। या फिर हम ये कह सकते वह खेल खेलने में एक बना लिया, दूसरा होशियार है, तो इसमें से दोनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से उसके माइंड में आता है और फिर वो इस निर्णय की स्थिति में आ जाता है कि क्या बात कहना चाहता है व्यक्ति, गेंद के बारे में बताना चाहता है या उस होशियार व्यक्ति से हमें परिचय कराना चाहता है। तो इस खांचे में बनाने के बाद वो इस पर बनता है। इसके बाद तीसरे में अध्याहार खांचों में पूर्व वाक्य प्रकरण से खांचा भरना। अब क्या करते हैं, अब एक और तरीका है, वो क्या है, अध्याहार यानी एक वाक्य का एक टुकड़ा बोल दिया और उससे फिर पूरा वाक्य अपने आप बना लिया। कैसे, जैसे हाँ, जैसे पूरा, जैसे किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा मैं पुणे। अब उसने कहा मैं पुणे, तो सामने वाला अपने आप समझ जाता है मैं ये पुणे जाने के लिए कह रही है कि मैं पुणे जा रही हूँ। वो पूरी बात अपने आप ही लगा लेता है, वो वाक्य पूरा नहीं बोला गया। इसको कहते हैं अध्याहार प्रक्रिया, जिसके द्वारा वो अपने आप ही वाक्य को कंप्लीट कर लेता है। सामने वाले ने पूछा कहाँ जा रही है या क्या कर रही हो, पढ़ या पढ़ रही हूँ ना कह कर के इशारा भी कर सकता है व्यक्ति, किताब भी दिखा सकता है। किताब सामने वाले ने लगा दिया किताब, तो इसका मतलब पढ़ ही रही है, किताब हाथ में है तो और क्या करेगी। या मोबाइल, तो मोबाइल चला रही, मोबाइल दिखा देते कभी भी, आपने देखा उस तरीके, इसको अध्याय। इसके बाद चौथा आता है सर्वनामों सार्वजनिक विशेषण क्रिया विशेषण के स्थान पर जिस संज्ञा का स्थापन सर्वनाम है उसे रखना। जैसे मोहन ने कहा मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। अब यदि इस बात को बताना हो तो कैसे बताएंगे, मोहन ने कहा कि वह मोहन की किताब पढ़ रहा है। दूसरे बात शब्दों में हम यदि कहें तो हम कह सकते हैं मोहन ने कहा कि वह अपनी किताब पढ़ रहा है। ये ज़्यादा सरल हुआ कि मोहन ने कहा कि वह अपनी किताब पढ़ रहा है। अब यदि हम इसको ये कहा कि मोहन ने कहा मोहन की किताब पढ़ रहा है, तो थोड़ा समझने में भी डिफ़िकल्ट था और बल्कि वाक्य भी पूरा सही नहीं था। जब वाक्य इस तरीके का हो तो इसका मतलब वाक्य पूरा सही नहीं है। वाक्य तभी सही है जब सही ढंग से श्रोता के समझ में आए, वो भी जान सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब ये कहा गया मोहन ने कहा कि वह अपनी किताब पढ़ रहा है, तो बात क्लियर हो गई कि वो किसी और दूसरे की किताब नहीं पढ़ रहा, उसकी कोर्स की किताब है या उसकी अपनी किताब है, कोई और नई किताब है जिसको वो पढ़ रहा है। तो ये थे हमारे दूसरे चरण के 4 वाक्य। अब हम आते हैं तीसरे चरण पर। तीसरा चरण क्या होता है, इस वाक्य वृक्ष आरेख में विहंगम दृष्टि डालकर अनेकार्थता जन्य अथवा व्याकरणिक संदिग्धता को यदि वह दूर करना, तो व्याकरणिक संदिग्धता को, जो व्याकरणिक कमियाँ होती हैं उसको दूर करना। व्याकरणिक कभी कभी कमियाँ जो होती हैं, जो किसी वाक्य में रह जाती हैं, उनको दूर करने का काम जो है वो इस वाक्य वृक्ष आरेख में किया जाता है कि कहाँ कहाँ वाक्य, जैसे कभी कहते हैं मैं आ रहा हूँ शब्द नहीं, तो आ रहा हूँ शब्द, तो ये व्याकरणिक त्रुटि थी जिसको कंप्लीट कर दिया गया। ऐसे ही और अन्य शब्द हो सकते हैं जिनको दूर किया जा सकता है। इस प्रकार चौथा चरण आता है कि अविधा आश्रित वाक्यार्थ मात्र संदेश ग्रहण नहीं करता, वाक्य का अर्थ ही असली वाक्यार्थ है। यानी वो सिर्फ वाक्य का शाब्दिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि वाक्य के पीछे बात क्या कही जा रही है, इस बात को समझना जरूरी होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी से आपने पूछा कि आप कल कॉलेज आएंगे, सामने वाले ने कहा नहीं, तो सामने वाला सोचेंगे कि कल कॉलेज जाने की क्यों मना कर रहा है, सारी चीज़ें तो सही हैं, ये क्यों। लेकिन अब वो सोचने की कोशिश कर रहा है कहीं इसके घर पे कोई काम तो नहीं है, कहीं ये बीमार तो नहीं है, कहीं इसको कहीं जाना तो नहीं है। ये प्रयोजन जानने की कोशिश करना, ये जान जाना। तो ये वाक्यार्थ प्रक्रिया, इसमें इस प्रकार के वाक्यार्थ प्राप्ति के लिए शब्दार्थ ज्ञान, सेमेंटिक ज्ञान, व्याकरणिक ज्ञान, ग्रामेटिकल ज्ञान, वाक्य सिंटैक्टिक ज्ञान, प्रोक्ति का सहपाठीय संबंधी को टेक्सचुअल ज्ञान, प्रोक्ति का प्रकरणात्मक ज्ञान, कॉन्टेक्सचुअल ज्ञान,
होना आवश्यक है। यदि ये सारे ज्ञान है तो आप कही गई बात को अपने आप ज्ञात कर लेंगे कि सामने वाला, ये तो एक सामान्य बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को जान लेना ही ज़रूरी है। या फिर कभी कभी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण छुपा हुआ है, वो क्यों कर रहे हैं, तो उसको जान लेना ज़रूरी होता है। अब आते हैं हम वाक्य स्तर की अनेकार्थता। वाक्य स्तरीय अनेकार्थता क्या होती है? मोहन को सोहन को 10 रुपये देने हैं। अब देखिए, यदि ये अनेकार्थता की यदि हम यहाँ बात करें, मोहन को सोहन को 10 रुपये देने, तो यहाँ कोई बात ही पता नहीं लग रही कि कहना क्या चाहता है व्यक्ति। मोहन को सोहन को 10 रुपये देने, इसको यदि हम एक सही वाक्य बनाएंगे तो इसका होगा मोहन के सोहन मोहन को सोहन के 10 रुपये देने हैं। मोहन को सोहन के 10 रुपये देने हैं, तो बाकी निकल जाएगा कि निकल गया ना कि मोहन को सोहन के 10 रुपये देने। यहाँ वाक्य स्तर का ये अर्थ था कि मोहन को सोहन के 10 रुपये देने हैं। और इसका दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? एक अर्थ तो ये कि मोहन को सोहन के 10 रुपये देने, दूसरा अर्थ है कि मोहन ने सोहन से 10 रुपये उधार लिए थे, इसलिए उनको लौटाना है, उनको रिटर्न करना है। तो दो अर्थ हो गए ना, अनेक अर्थता। वाक्य स्तरीय पर्यायता। वाक्य स्तरीय पर्यायता क्या है? देखो, वाक्य स्तरीय पर्यायता विशेष अभिव्यक्ति होती है। जैसे अनाथ के लिए, जिसके माता पिता ना हो, तो हम एक वाक्य स्तरीय बोल देते हैं अनाथ, तो समझ में आ जाता है कि ये अनाथ कह रहे हैं तो इसका मतलब इसके माता पिता नहीं है। जिसकी पत्नी का निधन हो गया तो कह देते हैं विधुर। तो इस तरीके से ये वाक्य स्तरीय पर्यायता है। जैसे पर्यायवाची होते हैं, ऐसे वाक्य स्तरीय पूरे वाक्य को एक शब्द में बना देना। वाक्य स्तरीय विलोमता। वाक्य स्तरीय विलोमता क्या है? मोहन स्वस्थ है, इसका मतलब मोहन बीमार नहीं है। मोहन खुश है, इसका मतलब मोहन दुखी नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि वाक्य जो है वो वाक्य स्तरीय जो बोध होता है वो किस तरीके से होता है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।